ये शंट और ये सारे कंपाउंड जनरेटर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत आसान होंगे, आराम से पढ़ना, ठीक है? एग्ज़ाम की दृष्टि से जो-जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उन सबको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आओ, समझते हैं। तो डीसी जनित्र क्यों लोगे? स्प्लिट रिंग से लोगे, ठीक है? अब देखो, स्प्लिट रिंग द्वारा प्राप्त जो जनित्र का है विद्युत वाहक बल, उसकी दिशा उसका मान। तो लिखो बेटा, अगला है डीसी जनित्र जनित्र द्वारा प्राप्त विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अच्छा, चलिए एक-एक करके अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये लो, पहला क्वेश्चन। अब देखो, अब ईएमएफ कब आएगा? ईएमएफ किस में आएगा? आर्मेचर में, ठीक है? किसके नियम से आएगा? फैराडे के नियम से। फैराडे क्या बोलता था? फैराडे का दूसरा नियम क्या था? ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसलिए बोला जाता है बेटा हर चीज़ को लाइन से पढ़ो। चुंबक पढ़ा था आपने? हाँ, तो बेटा चुंबक में मैंने पढ़ाया था। तो आओ, फैराडे के फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान विद्युत वाहक बल, वाहक बल का मान बेटा क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स, ये गौर करना बेटा, फ्लक्स के समानुपाती नहीं है, फ्लक्स परिवर्तन की, और परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के, फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। अच्छा, तो लगा दो आपका फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या कहता है कि मेरा जो ई होता है, और ई कौन सा बेटा? आर्मेचर के अंदर, और कौन सा वाला? भाई साहब डीसी मशीन है तो आरएमएस मत लिखना। डीसी में क्या होता है बेटा? औसत मान होता है। तो लिखो बेटा, डीसी के लिए स्प्लिट रिंग द्वारा, स्प्लिटिंग द्वारा प्राप्त प्राप्त विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा? डीसी प्रकार का होता है। क्यों होता है आपको पता है ना? हाँ, डीसी प्रकार का होता है, ठीक है? अब बताओ, अगर डीसी प्रकार का होगा तो एवरेज निकालोगे आरएमएस? एवरेज, अतः अतः यह मान क्या होता है बेटा? औसत होता है, औसत मान होता है, ठीक है? अब औसत मान क्या होता है? ई एवरेज। आइए, तो बेटा फैराडे का नियम लगाओ। फैराडे कहता था ई, यानी कि मेरा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, और कौन सा मान बेटा? एवरेज। अभी लिखा है ना एवरेज, वो क्या है? वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ईवीजी समानुपाती क्या है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब ये फ्लक्स परिवर्तन कैसे हो रहा है आपको पता है? ये देखो, आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है ना, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, और ये आर्मेचर, जब इस आर्मेचर को आप घुमाओगे ना, इस तरह से घुमाओगे इसको, इस आर्मेचर को जब आप इस तरह से घुमाओगे ना बेटा, तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, बार बार कटेगा, बार बार कटेगा, ठीक है? समझ गए? हाँ, तो ई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी। ये होता है बेटा फ्लक्स परिवर्तन की दर। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, और इसका मान हमेशा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। बहुत सही। अच्छा, ये कितने पोलों के लिए बेटा? यह मान कितने पोलों के लिए है? तो यहां से मैं कह सकता हूं आर्मेचर के प्रति चालक में औसत विद्युत वाहक बल। ये मान क्या है? ये जो मान है ना, ये क्या है बेटा? आर्मेचर के, आर्मेचर के कितने चालक बेटा? एक चालक में। आर्मेचर के प्रति चालक में, प्रति चालक यानी कि हर एक चालक के अंदर क्या? औसत 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 विद्युत वाहक बल, औसत विद्युत वाहक बल बेटा क्या है? ये है, ठीक है? ई एवरेज बराबर डी फाइव बाई डी टी, ठीक है? ये क्या है? आर्मेचर के प्रति चालक में। मुझे बताओ, आपके पास एक ही पोल है क्या? पूरी मशीन में एक ही पोल होता है? नहीं। देखो, एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, अरे पोल तो खूब सारे होते हैं, है ना? पोल तो खूब सारे होते हैं। अब बताओ, अगर पोल खूब सारे होते हैं तो पोलों की संख्या मैं पी मान लू, तो माना, माना पोलों की संख्या कितनी है? माना पोलों की संख्या कितनी है मेरे पास? पी है। तो फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा बेटा? डी फाई भी मेरे पास कितना हो जाएगा? पी इंटू डी फाई, है ना? भाई एक पोल होता तो डी फाई परिवर्तन, और पी पोल है तो पी डी फाई परिवर्तन। कोई दिक्कत है क्या? अगर एक पोल होता तो पी फाई, अगर इतना होता तो पी डी फाई परिवर्तन, है ना? है ना? अब देखो, माना फ्लक्स परिवर्तन जो है ना, माना फ्लक्स परिवर्तन डी फाई का मान कितना है? वो मैंने मान लिया फाई, ठीक है? तो यहां से क्या निकल गया? पी इंटू फाई। कोई दिक्कत? यानी कि यहां से मुझे डी फाई का मान जो है वो क्या मिल गया बेटा? डी फाई का मान कितना मिल गया? पी इंटू फाई। यानी कि पी फॉलो पर फाई परिवर्तन से पी फाई का मान आ गया, ठीक? अब बच्चा मेरे पास डी टी। क्या आया? डी टी। अच्छा, इधर आओ,
आपको क्या पता है बेटा? आपको पता है समय जो होता है ना समय, वो क्या होता है बेटा 1 बटा आवृत्ति। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? भई आपने ऐसी थ्योरी पढ़ रखी है, समय बराबर 1 बटा आवृत्ति पढ़ा है? हाँ। उसने आवृत्ति नहीं देखी, स्पीड दे दिया। आवृत्ति नहीं देखी, स्पीड दे दिया। यानी कि 1 बटे इसको मैं ऐसे भी ऐसे लिख सकता हूँ 1 बटे आवृत्ति। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? आवर्ती। और आवर्ती किसका उल्टी होता है बेटा? गति का, है ना? ठीक है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 बटे 1 और गति क्या है बेटा? n। और ये n गति किसमें होती है बेटा? आरपीएम में होती है। ये किसमें होती है बेटा? आरपीएम में होती है। लेकिन मुझे गति क्या चाहिए बेटा? आरपीएस में, यानी कि सेकंड में गति चाहिए। किसमें चाहिए? सेकंड में। तो देखो बेटा, यहाँ से इसको हटाओ। तो यहाँ से आप सिंपल सा लिख सकते हो, ये आवृत्ति क्या है बेटा? ये आवृत्ति क्या है? रोटेशन प्रति मिनट। इस आरपीएम को क्या लिखते हो? रुको बेटा, आरपीएम बराबर क्या होता है? घूर्णन प्रति मिनट। घूर्णन प्रति मिनट होती है कि नहीं? होती है। लेकिन आपको आवर्ती जो होती है ना बेटा, ये सेकंड में होती है। भाई आवर्ती की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। तो बेटा इसको सेकंड में बदलोगे तो ये किसमें बदल जाएगी? इसको जब आप सेकंड में बदलोगे ना, यानी कि आरपीएस में आपको चाहिए, तो बेटा वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी n बटे में 60। बोलो कोई दिक्कत? ये क्या है? आरपीएम, है ना? ये आरपीएम में होगी। अगर 60 से भाग लगोगे तो ये आरपीएस में हो जाएगा। पूरा मान किसमें हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आरपीएस के मान। ठीक? अब इस मान को इधर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास समय कितना आ गया? तो यहाँ से मैं देखो ये समय यानी कि डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे लिख दो एक बार, डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? n बटे 60। अब ये 60 चला जाएगा ऊपर, तो बेटा इसका मान आ गया 60 बटे में n। कोई दिक्कत? ये क्यों? क्या? क्योंकि मुझे सेकंड में मान चाहिए। ठीक, अब आओ इधर, यहाँ dt का मान कितना आ गया? 60 बटे n। बस अब सारी चीजें आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ से अब पहले इक्वेशन को वापस लाओ बेटा, पहले इक्वेशन को वापस लाओ और यहाँ से मेरा ई एवरेज क्या निकल जाएगा? P5 की जगह P5, है ना? D5 की जगह P5 और ये क्या हो जाएगा बेटा? 60 बटे में n। ठीक, अब ये n चला जाएगा ऊपर, n चला जाएगा ऊपर और यहाँ से बेटा आपकी समीकरण आती है क्या? P5 n बटे में 60। बोलो समझ में आया? इतना आसान नहीं है बेटा। आ गया? आ गया? पक्का? पक्का? हाँ। अब ये तो क्या था बेटा? प्रतिचालक। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा? यहाँ से सीखा कि प्रतिचालक, प्रतिचालक मेरा ईएमएफ कितना है बेटा? मेरा ई एवरेज का मान कितना आया? वो आया मेरा P5n बटे में 60 वोल्ट। अब बताओ किसी भी मशीन में एक चालक होगा तो किसी मशीन में कितने होंगे बेटा? जेड चालक होंगे। देखो चालक क्या है बेटा? तार ही तो है। मशीनों के अंदर मैंने तार बताया था ना कितना सारे लपेटे हुए होते हैं, कितने सारे होते हैं। तो बेटा एक नहीं होते, इसके अंदर जेड चालक होते हैं। कितने होते हैं? जेड चालक होते हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूं? इसलिए जेड चालकों में, जेड चालकों में, जेड चालकों में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अरे मुझे ये बताओ, 1 रुपए में इतनी सारी चॉकलेट आएगी, तो बताओ जेड चालकों में कितनी है? तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक पार्ले जी बिस्कुट 10 रुपए का है, तो 10 कितने के होंगे? 100 रुपए के, है ना? तो बस सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो अतः 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 जेड चालकों में, जेड चालकों में जो मेरा विद्युत वाहक बल होगा ना बेटा, विद्युत वाहक बल, भाई एक में इतना उत्पन्न होगा तो जेड में कितना हो जाएगा? सिंपल सा देखो, P5Z बटे 60 इंटू क्या? इंटू जेड। ओहो, P5n बटे में 60 इंटू जेड। समझ गए? समझ गए? अभी कहाँ समझे हो? अभी तो रुको लला, रुको। यहाँ तक समझ में आया आपको? पक्का आ गया? ठीक है। अब देखो ये क्या मान आया? ये आया आपके पास कुल मिला के n जेड चालकों के अंदर वोल्ट था। ठीक है। अब मुझे बताओ आर्मेचर की वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? है? पढ़ाया आपको? आपको आर्मेचर की वाइंडिंग मैंने 2 बताई थी, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। और उसके अंदर मेन हीरो कौन होता था? समानांतर पथ, है ना? चाहे लैप लोगे तो कितना हो जाता था बेटा आर्मेचर? देखो चूंकि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है बेटा? आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है ना। एक कौन सी होती है बेटा? लैप। और एक क्या होती थी? वेव, है ना? हाँ। और इसके अंदर समानांतर पथ कितने होते थे? A बराबर P। और इसमें कितने होते थे बेटा? A बराबर 2। बेटा इसका मतलब क्या है? कभी जाना आपने? यानी कि ईएमएफ इन पथों में ही तो उत्पन्न होगी। नहीं समझे? सुनो, लैप के अंदर बेटा क्या होंगे? P पथ होंगे, P पथ होंगे, P पथ होंगे। ये ऐसे 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 कितने होंगे बेटा? P पथ होंगे। ठीक है? हाँ। वहीं वेव के अंदर बेटा ऐसे ऐसे सिर्फ 2 ही पथ होंगे जहां से धारा निकलेगी, जहां से धारा निकलेगी। समझ में आया? आया भाई आया। इसका मतलब क्या है? अभी सितारों के आगे जहान और भी है। तो माना कि समानांतर पथों की संख्या कितनी है? A है। समांतर पथों की संख्या कितनी है? A है। तो बेटा A से जब भाग दोगे ना तब जाके आपका ईएमएफ आएगा। ठीक है? तो लिखो बेटा, अतः माना हाँ, यदि समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? अगर बेटा आपके A है ना, A है, अब जाके आपका मान आएगा कि ई एवरेज का मान फाइनली क्या आ गया आपके पास? P5ZN बटे में 60A। ये मान है बेटा आपका। ठीक है? और इसी को बोलते हैं प्रेरित वोल्टता, प्रेरित वोल्टता। समझ में आया? समझ में आ गया? बिल्कुल सही है। और बेटा इसको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखते हैं? मानक रूप से कैसे लिखा जाता है? तो बेटा मानक रूप से इसको लिखा जाता है ई एवरेज
बराबर, इसको मानक रूप से कैसे लिखोगे आप, इसको लिखते हैं phi zn, वही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, phi zn बटे में 60। और देखो बेटा जो भी पोल होते हैं ना उसको क्षेत्रफल से ऐसे लिखा जाता है, इसका मानक निरूपण ये होता है, ठीक है, phi zn 60 बटे v, ये है वोल्ट। इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है सर, क्योंकि जैसे ही मैं लैब बोलूंगा ना तो इसका मान p के बराबर हट जाएगा और वेव बोलूंगा तो 2 आ जाएगा। करके बताऊं, देखो ये क्या है बेटा, मानक निरूपण, मानक निरूपण। आप डायरेक्ट भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यही मान 2 के लिए हो जाएगा, या तो आप क्या निकलोगे ईएमएफ का मान, ईएमएफ का मान किसके लिए बेटा, लैब के लिए, या फिर क्या लिखोगे बेटा ईएमएफ का मान किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान, ठीक है, या फिर ईएमएफ का मान किसके लिए, अगर आपको वेव के लिए निकालने का बोलेगा, ठीक है, वेव क्या आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि आर्मेचर में ही तो उत्पन्न करोगे, है ना बेटा। इसके लिए आपके समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, पी, कैसे याद कराया था, लैप यानी कि LAP, तो देखो गौर से देखोगे तो ये पी, और वेव कैसे जाती है, वेव जाती है ऐसे ऐसे, है ना। तो इसके लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2। अब इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ईएमएफ क्या आएगा, देखो ई किसके लिए बेटा, लैप के लिए, तो कितना हो जाएगा पाई ZN बटे में 60। अब देखो यहाँ पे ये P और ये भी P, तो ये P से P कट गया, देखो A बराबर P है, इसलिए बेटा इसके लिए क्या आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। यानी लैब पूछे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कहीं आपको ए वे में कंफ्यूज हो तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ईएमएफ पूछे तो बेटा ई, वेव के अंदर ईएमएफ क्या आएगा, तो देखो वापस लिखो phi ZN बटे में क्या आएगा 60, और बेटा यहाँ क्या आएगा, देखो P तो ऊपर आएगा और यहाँ इंटू 2, यानी कि इसके लिए आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ई वेव, यानी कि ई यानी कि एवरेज वेव वाइंडिंग में कितना हो जाएगा, phi P phi ZN बटे में 120, ये क्या है बेटा वोल्ट, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर कौन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आओ। जहाँ जहाँ सबसे पहले तो क्या है जिसको आप निकाल रहे हो ई एवरेज, तो ई एवरेज क्या है बेटा, डीसी जनित्र का उत्पन्न विद्युत वाहक बल, डीसी जनित्र का उत्पन्न विद्युत वाहक बल, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है बेटा फाई, अब ये फाई क्या है, देखो क्या लिखा है आपने, ये फाई क्या है बेटा, प्रति पोल, क्या है बेटा फाई क्या है आपका, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, है ना, क्योंकि एन भाई प्रति पोल है, अब जब पी पोल है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो इसे कुल फ्लक्स आ गया, है ना। तो फाई क्या है, प्रति पोल, इसलिए कभी कभी बेटा इसको फाई पी भी लिखा जाता है ना। तो फाई क्या है आपका, प्रति पोल, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, आप सभी जानते हैं वेबर, है ना, मैग्नेट आप सबने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। और क्या है बेटा इसके अंदर जेड, जेड क्या होता है बेटा, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या, है ना, चालक क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। आर्मेचर चालकों की संख्या, चालक वो होता है जिसके अंदर धारक बनती है, चालकों की संख्या, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, पी यानी कि पोलों की संख्या, मशीन के अंदर कितने पोल है, पोल संख्या, ठीक है, पी यानी कि पोल संख्या। और अंत में क्या है बेटा ए, ए क्या है, ए क्या होता है बेटा, आर्मेचर वाइंडिंग के समानांतर पथ, ए क्या होता है बेटा, आर्मेचर वाइंडिंग के समानांतर, समानांतर पथ, यानी कि कितनी समांतर पथ से ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये लो बेटा आपके ईएमएफ इक्वेशन भी आपके सामने, ठीक है। आसान है ना, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण कर देते हैं, ठीक है, यानी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एकदम स्टैंडर्ड, ठीक है। आओ बहुत से डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, अगला पॉइंट, डीसी जनित्र का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनित्र। चलो आराम से चलते हैं, डीसी जनित्र का वर्गीकरण, ठीक है। हाँ तो बेटा इसको दो प्रकार से मुख्य रूप से करते हैं, तो बेटा मुख्य रूप से कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। देखो क्यों करते हैं इसको समझो बेटा, इसको समझो, दो प्रकार से। पहला क्या है बेटा, देखो डीसी जनित्र क्या होता है, आप यांत्रिक ऊर्जा लोगे और जो यांत्रिक ऊर्जा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम मूवर, है ना। और एक उसकी फील्ड को उत्तेजित करोगे तो बेटा उसको कहते हैं एक्साइटेशन, इसलिए दो प्रकार से करते हैं। तो लिखो बेटा पहला क्या है, प्राइम मूवर के आधार पर, पहला क्या है बेटा, प्राइम मूवर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, उत्तेजना के आधार पर, दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तेजना के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं प्राइम मूवर, ठीक है, समझ गए। अब देखो बेटा प्राइम मूवर क्या होता है, जो यांत्रिक रूप से दिया जाता है ना, वही होगा। प्राइम मूवर का अर्थ क्या है, जो जो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में किसको, डीसी जनित्र को, डीसी जनित्र को दिया जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में डीसी जनित्र को दिया जाता है, समझ गए, समझ गए। अब पहला क्या होगा बेटा, या तो आप क्या दोगे, जल वाष्प टरबाइन से दोगे, है ना, तो जल से आप उस टरबाइन को घुमाओगे, या वाष्प टरबाइन होगी या डीजल टरबाइन होगी। तो पहली क्या होगी बेटा आपकी, पहला जो आपका इसका हिस्सा होगा वो क्या होगा, जल टरबाइन। और जल की सबसे विशेषता यह बेटा फ्री होता है ना, ईंधन फ्री होता है, वैसे तो प्रकृति ने कुछ भी फ्री नहीं दिया, तो जल टरबाइन, ओहो जल टरबाइन, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा आपका, वाष्प टरबाइन, दूसरा क्या होगा, वाष्प टरबाइन, बहुत अच्छे, वाष्प टरबाइन, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका क्या होता है, आपका होता है लगी डीजल इंजन,
ये कौन सा डीजल इंजन पता है? आपकी शादी होगी ना तो घर के बाहर वो नहीं बजता टिक 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 वो ठीक है, तो डीजल इंजन ये सब क्या है बेटा? टरबाइन के प्रकार है। समझ गए? अब देखो जो ये उत्तेजना होगी ना, उत्तेजना, अब देखो अब दो तरह से उत्तेजना होती है। देखो या तो आपको खुद में गुस्सा आता रहता है तो वो होगी स्व उत्तेजना, या आपको कोई दूसरा दिलाता है तो वो हो जाएगा बेटा क्या? पृथक उत्तेजना। बस आपने देख के तो बनाया हुआ ही है, ठीक है? तो पहला क्या हो जाएगा बेटा? पृथक रूप से उत्तेजित। तो पहला क्या हो जाएगा? पृथक रूप से, पृथक उत्तेजित। पृथक का मतलब अलग से, ये सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पृथक का मतलब क्या होता है बेटा? जो अलग से उत्तेजित होते हैं, ठीक है? यानी इसकी फील्ड को दूसरी तरह से अपन एक्साइटेड करते हैं, जैसे डीसी जनरेटर वगैरह से, ठीक है? आराम से समझो, पहले शांति से समझो, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? स्व उत्तेजित। दूसरा क्या हो जाएगा? स्व उत्तेजित, जो खुद से ही एक्साइट रहते हैं ना, स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित। अच्छा, अब ये जो स्व उत्तेजित होते हैं ना बेटा, ये इनका फिर से क्लासिफिकेशन होता है स्व उत्तेजित का। स्व उत्तेजित में पहला क्या होता है बेटा? आप सभी जानते हैं, कौन से? सीरीज जनित्र। पहला क्या होता है बेटा? इसमें ए लिख दूं क्या? ये होता है बेटा सीरीज जनित्र, सीरीज जनित्र, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा सीरीज के बाद? शंट जनित्र, शंट जनित्र। अच्छा, और तीसरा क्या होता है बेटा? कम्युलेटिव कंपाउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या होता है बेटा? इन दोनों से मिलाकर बनाया जाता है, शंट और श्रेणी की कुछ विशेषताएं लेकर हम क्या बनाते हैं बेटा? बनाते हैं कंपाउंड जनित्र। तो तीसरा क्या है बेटा? कंपाउंड जनित्र, ठीक है? हाँ। अब बेटा ये कंपाउंड जनित्र भी होता है ना, ये अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है? या तो इसको शंट के प्रकार से लोगे या फिर फ्लक्स के प्रकार से। तो बेटा कंपाउंड जनित्र दो प्रकार का होगा। पहला क्या होगा बेटा? पहला इसको क्या लो? एक्स ले लो क्या? एक्स क्या लोगे बेटा? शंट के आधार पर, शंट के आधार पर, है ना? और दूसरा बेटा क्या होगा? या तो इसके शंट के आधार पर करोगे, है ना? और या फिर बेटा इसको किसके आधार पर करोगे? इसके चुंबक के आधार पर करोगे, या फिर चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर करोगे। चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर, फ्लक्स के आधार पर, फ्लक्स के आधार पर। अब बेटा जगह तो बची नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। कहाँ लिखें, कहाँ लिखें? चलिए, तो अब कहाँ लिखें इसको? तो इसको सर थोड़ा सा छोटा कर दिया। इफ यू डोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर होगी तो भी एडजस्ट कर लो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो बेटा ये क्या है? शंट के आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर। और शंट में क्या हो जाता है? फिर से दो हो जाते हैं बेटा। एक क्या हो जाएगा आपका? शंट में पहला क्या हो जाएगा? शंट में पहला हो जाएगा बेटा लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट। ओह ये तो लॉन्ग बन गई। शंट में पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट। और एक क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट शंट। शंट में दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा लॉन्ग और एक हो जाएगा शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट, ठीक है? हाँ। क्या होता है वैसा बताऊंगा, डोंट वेरी। और जो चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर बेटा फिर से दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा कम्युलेटिव, एक हो जाएगा डिफरेंशियल। इसके आधार पर क्या हो जाएगा बेटा? पहला हो जाएगा कम्युलेटिव, यानी कि जुड़ाव प्रकृति वाला, ये बताएंगे, डोंट वेरी, कम्युलेटिव। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशियल, जिसको कहते हैं अवकलन वाला, डिफरेंशियल, ठीक है? तो ये है बेटा आपके प्रकार, ठीक है? तो डीसी जनित्र देखो मुख्यतः क्या होता है बेटा? प्राइम मूवर के आधार पर, जिसको आप घुमाओगे, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा दोगे उस पे, है ना? हाँ। जल टरबाइन, वाष्प और डीजल इंजन। और बेटा उत्तेजना के आधार पर पृथक, जो खुद अलग से हो उत्तेजित, है ना? और स्व उत्तेजित, जो खुद से हो। स्व उत्तेजित में सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है ना बेटा, दो प्रकार से बांटा जाता है। एक शंट के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर बांटोगे? चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर। शंट के आधार पर लॉन्ग शंट, यानी कि जिसका शंट लंबा है, अभी बताएंगे। जिसकी सीरीज और आर्मेचर दोनों शंट के सापेक्ष हो, है ना? वो। और एक होता है शॉर्ट शंट। और बेटा इसमें क्या होता है? कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कोई तकलीफ है बेटा इसमें? कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? जनरेशन में, ठीक है? हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से अपना चैप्टर है। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? ये रहा पृथक उत्तेजित, है ना? क्या पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले? पृथक उत्तेजित, सेपरेटली एक्साइटेड। कोई दिक्कत? आराम से देख लो एक बार। ठीक है। अब चलते हैं बेटा पहला, पृथक उत्तेजित, पृथक उत्तेजित जनित्र, पृथक उत्तेजित जनित्र। अच्छा सर इसका मतलब क्या है? पृथक उत्तेजित का मतलब क्या है? अब देखो मुझे बताओ, उत्तेजना किसको देनी पड़ती है? आपको पढ़ा दिया ना? अरे सिंपल सी बात है यार, आर्मेचर में तो जनरेट होगी, तो दोगे किसको? मुख्य चुंबकीय पोल को, है ना? तो बस इसमें फील्ड को अलग से उत्तेजित किया जाता है। तो लिखो बेटा, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल या विद्युत चुंबक को अलग से उत्तेजित किया जाता है। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, इसमें फील्ड पोल, जिसको मुख्य चुंबक कहते हैं ना, फील्ड पोल, यानी कि विद्युत चुंबक को, विद्युत चुंबक को, चुंबक को क्या किया जाता है बेटा? अलग से उत्तेजित किया जाता है, सेपरेटली। यानी कि देखो पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। पृथक का मतलब क्या होता है बेटा? अलग। अलग से क्या किया जाता है बेटा? उत्तेजित किया जाता है, किया जाता है। सर उत्तेजित करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा उत्तेजित नहीं करोगे तो फ्लक्स बनेगा कैसे? अगर फ्लक्स नहीं बनेगा तो उसको काटोगे क्या, है ना? इसलिए ठीक, उत्तेजित किया जाता है। अच्छा है बेटा, चैप्टर बड़ा अच्छा है। उत्तेजित किया जाता है, कर दिया आपने, ठीक है? अब सर ये उत्तेजना के लिए ऐसे ही हो जाएगा? नहीं बेटा, इससे कुछ डिवाइस चाहिए, उन डिवाइस के नाम लिखो। तो उत्तेजना के लिए क्या क्या चाहिएगा? तो उत्तेजना के लिए बैटरी चलेगा। फील्ड उत्तेजना के लिए उत्तेजना साधन, उत्तेजना कौन कौन से साधन से करोगे? तो या तो बेटा इसके लिए आप क्या लोगे? बैटरी, या क्या लोगे? डीसी शंट जनरेटर। सर ये तो पढ़ रहे हैं, अरे तो क्या हुआ डीसी शंट जनरेटर, है ना? और या फिर आप क्या लोगे बेटा? या फिर आप क्या लोगे? जल्दी से बताओ। या फिर आप रेक्टिफायर ले सकते हो, ठीक है? हाँ। या फिर आप किसे कर सकते हो? रेक्टिफायर द्वारा। सर रेक्टिफायर द्वारा भी बिल्कुल, ठीक है? हाँ।
आधुनिक वाले में कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। बहुत से इस प्रकार के जनित्र में उत्तेजना वोल्टेज बेटा क्या होती है, जो उत्तेजना वोल्टेज वो जनित्र से हमेशा कम होती है। अरे बेटा अभी बताते हैं क्यों कम होती है, क्योंकि क्यों नहीं जानोगे तो मजा नहीं आएगा। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखो, इस प्रकार के जनित्र में बेटा उत्तेजना वोल्टता, जो उत्तेजना के लिए वोल्टता दोगे ना, वह हमेशा, वह क्यों होती है मैं बताऊंगा, वह हमेशा जनित वोल्टेज जो जनरेट हो रही है, जनित वोल्टता से कम होती है। मैं बताता हूँ बेटा, जो जनरेट करोगे तो वो तो ज्यादा ही होगी ना, है ना। ये तो उत्तेजना वो है जो फील्ड को थोड़ा सा एक्साइटेशन के लिए दी जाती है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। हाँ, अब बेटा इसका चित्र बनाते हैं, आओ चित्र बनाते हैं इसका, कैसा लगता है सर ये, अभी बनाते हैं बेटा। देखो इसको फील्ड को अलग से उत्तेजित करना है, तो आर्मेचर तो बनाओगे नहीं बनाओगे, तो आर्मेचर बना दिया, ये आर्मेचर बना दिया। और क्या बनाओगे बेटा, आर्मेचर बना दिया। अच्छा लोड बनाओगे नहीं बनाओगे, बिल्कुल सर लोड बनाएंगे, ये लोड बना दिया, ठीक है। आर्मेचर का प्रतिरोध बनाओगे, यहाँ मैं इजी लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इजी का मतलब क्या है, जनरेटिंग, विद्युत वाहक बल। अच्छा जनरेटर के लिए धारा दोगे या लोगे, सर जनरेटर है ऐसे क्या कर रहे हो, धारा देंगे, ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ये है। अब ये जनरेटर से धारा निकल रही है, कहां से निकल रही है, आर्मेचर से निकल रही है, तो इस धारा को क्या बोला जाता है, आर्मेचर धारा। अब यही धारा आगे जाके लोड में जा रही है, तो इसे क्या बोलोगे, लोड धारा। अरे वाह भाई वाह, सर इसका फील्ड कहां गया, काटेंगे किसको, तो बेटा इसको फील्ड को अलग से उत्तेजित करना है, तो इससे अलग से उत्तेजित करना है, तो अलग से बना दिया मैंने फील्ड, और इसको उत्तेजित करने के लिए अलग से छोटा सा लगा दिया मैंने बैटरी, है ना, छोटी सी लगा दी मैंने बैटरी, है ना। ये क्या है मेरी बैटरी, यहां से मैंने कौन सी करंट दी है, फील्ड करंट। अच्छा और ये क्या है मेरा फील्ड रेजिस्टेंस RF, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेटा कहते हैं अलग से उत्तेजित, यानी कि इसकी फील्ड को मैंने अलग से उत्तेजित किया। हाँ, समझ गए। इसलिए बोला जाता है बेटा, इस जो बैटरी का मान होता है ना, यानी कि उत्तेजना का जो मान होता है, फील्ड उत्तेजना वाले VF का मान होता है, वो उत्पादित से हमेशा कम होता है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बेटा कुछ नहीं है, आपने KVL पढ़ा था, बिल्कुल सर पढ़ा था। ये देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। इसमें भी KVL लगा दो सर। V बराबर क्या होता है, IR होता है, जल्दी से देखो। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा ये उत्तेजना वोल्टेज, तो यही है, फील्ड को ही उत्तेजित करेंगे। देखो यहाँ लिख दो बेटा, उत्तेजित किसको किया जाएगा, उत्तेजित किसको किया जाएगा बेटा, फील्ड को, है ना, फील्ड को, ठीक है। चल कोई बात नहीं, नहीं पता हो तो लिख दो। अब देखो बेटा यहाँ से क्या लिखोगे, उत्तेजना वोल्टेज, उत्तेजना वोल्टता। अच्छा उत्तेजना वोल्टता क्या होती है, ये VF जिससे उत्तेजित करोगे। अब देखो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है कि नहीं, होता है, बस ले आओ ओम जी को। तो यहाँ से देखो बेटा R क्या है इसके लिए, RF, और I क्या है बेटा, IF। बोलो कोई दिक्कत है, आपको कोई बोलेगा कि उत्तेजना वोल्टेज का मान VF है, RF दे रखा हो, तो आप मान ज्ञात कर लेंगे, शर्माएंगे, मान ज्ञात कर लोगे, बिल्कुल बेटा, इससे आपका मान ज्ञात हो जाएगा। किसमें आएगा, वोल्ट में। बोलो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप समझो बेटा, इस जनरेट से ये सारा कुछ जनरेट हो रहा है, इस जनरेटर से ये सब जनरेट हो रहा है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ EG का जो मान होगा, ये EG क्या है बेटा, ये क्या है, उत्पादित EMF, उत्पादित EMF, यानी कि जो जनरेट हो रही है। अब मुझे बताओ EG का मान किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए बताओ। देखो ये आर्मेचर है तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका प्रतिरोध मैंने ले लिया बेटा IA, ठीक है, यानी RA, इसका प्रतिरोध ले लिया। ये कौन सा प्रतिरोध है बेटा, आर्मेचर का प्रतिरोध है जो इसके अंदर है, ठीक है। हाँ, ये भी V और ये भी V। अब बचा हुआ कौन लेगा, लोड लेगा, लोड का प्रतिरोध मैंने मान लिया RL। तो बेटा अब इसमें क्या जोड़ दूं मैं, इसमें जोड़ दो सर IL × RL, ठीक है। ये नहीं लिख सकते आप, अगर ये लिख सकते हो तो बेटा आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखो बेटा आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ इस इक्वेशन में देख के ये नहीं कह सकते यही IA निकली है और यही IL इधर चली गई, यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, IA बराबर क्या होता है, IL होता है। बोलो सर मारिए क्या, आ रही है क्या शर्म, जल्दी बताओ, आसान है ना। हाँ तो बेटा कहीं कहीं आपको पूछेगा आर्मेचर धारा क्या, तो लोड धारा के बराबर, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन होगी, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा और क्या लिख सकते हैं बेटा, EG को लिखा मैंने EG, इस EG को मैंने रखा EG, ठीक है। IA को रखा IA, RA को रखा RA। बेटा ये V और L क्या है, गौर से देखो, ये V और L क्या आपका V नहीं है, लोड वोल्टेज। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ बेटा, लोड वोल्टेज मेरा V बराबर क्या होता है, IL × RL। ये देखो IL और RL, तो यहाँ पे मैं इसका लोड वोल्टेज भी लिख सकता हूँ बेटा VL। तो ये भी मेरी इक्वेशन है, ठीक है। कोई KVL कुछ नहीं, आराम से आपने निकल दिया। बोलो समझ में आया, समझ में आया क्या। कुछ नहीं करना बेटा, जो जनरेट है ना उन सबका मान लिख दिया और कुछ नहीं। इसका प्रतिरोध मैंने मान लिया RA, ठीक है, सही, आराम से, बहुत आसान है बेटा। कुल मिला के जनरेट के बराबर होगा जो भी होगा, ठीक है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर की धारा, लोड का प्रतिरोध, लोड की धारा, खत्म बात, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस लोड का वोल्टेज क्या है। आपको पता है लोड के वोल्टेज को क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो आओ बेटा यहाँ अलग लाइन में लिखो, लोड वोल्टता को क्या जाता है बेटा, को टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है, को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ से आपको कहेगा कि बताओ फिर टर्मिनल वोल्टेज VL बराबर क्या हो गया बेटा, VT हो गया, है ना, टर्मिनल वोल्टेज ही कहेंगे इसको यहाँ से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास देखो EG बराबर, मेरे पास EG बराबर क्या है, मेरे पास EG बराबर है बेटा IA RA + V +
VL को VT लिख दो, कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ से मैं VL बराबर VT लिख सकता हूँ, है ना? पहले इसको चेंज करो, मुझे VL निकालना है, तो VL बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसको इधर भेजो, तो EG माइनस क्या हो जाएगा बेटा, IARA, है ना? यही बेटा क्या है, मेरा VT है, यही VT है। VL बराबर VT होता है ना, इसलिए बेटा टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाता है टर्मिनल वोल्टता का मान निकालो, टर्मिनल वोल्टता, तो बेटा आप फटाक से निकाल देना, क्या निकाल देना, VT बराबर VL बराबर क्या होता है, EG, यानी कि जो जनरेट हुआ है उसमें उसका आर्मेचर का ड्रॉप निकाल देना, ठीक? समझ गए? बहुत सही। सिर्फ नाम का कंफ्यूजन होगा, बाकी बिल्कुल आसान है, ठीक है बेटा, समझ गए? हाँ, अब बेटा एक चीज पूछा जाता है इसमें, अगला पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा, और क्या बेटा, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है। बेटा एक इसमें पूछता है कि बताओ आर्मेचर का पावर ड्रॉप कितना है ना? तो बेटा ये यहाँ लिख दूं क्या, आर्मेचर का शक्ति हानि कितनी है? अब मुझे बताओ, पी को मैं भाई शक्ति को पी लिख दूं और आर्मेचर है तो ए लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब पी बराबर क्या होता है बेटा, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता? सारे नियम वही लगेंगे बेटा, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, बिल्कुल होता है बेटा। यहाँ से आप पी बराबर इसको आई आर इंटू आई लिख सकते हो क्या, क्योंकि आई को मैंने 2 बार लिख दिया। बेटा मुझे बताओ, ये आर्मेचर है, आर ए है, तो यही तो इसने जनरेट किया है, तो बेटा यही ईजी इंटू आई ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जनरेट किया है। तो बेटा यहाँ से जो जनरेट क्या किया इसने, ईजी, ईजी क्या है, वी है, और यहाँ से क्या धारा निकल रही है, आई ए, तो बेटा ये क्या है, ये इसकी शक्ति का मान है जो वाट में आ जाएगा। तो बेटा ये बता दोगे ना, आर्मेचर द्वारा विकसित शक्ति, इसको कहेंगे बेटा विकसित शक्ति, सही वर्ड है, आर्मेचर द्वारा विकसित शक्ति, यानी कि कितनी जनरेट की है, विकसित शक्ति, है ना? बेटा ये निकाल दोगे क्या, है निकाल दोगे, सारी चीजें निकाल दोगे पक्का? ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अब कुछ नहीं है, आराम से देखो, कुछ नहीं, आपसे यही पूछेगा, ये देखो पृथक में कैसे निकाला मैंने, ईजी है, इसके अंदर प्रतिरोध आरए है, ये आईए से निकला, तो बेटा जो भी ड्रॉप होगा ना ईजी, वो किसके बराबर हो जाएगा, आईए इंटू आरए प्लस लोड वाला, ठीक है। और आईए इंटू आरएल क्या होता है बेटा, वोल्टेज के बराबर, तो मैंने वोल्टेज लिख दिया। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो इसको उधर भेज दो, बस आईए बराबर आरएल है, आईए है बराबर आईएल हो गया, ठीक है। अब लास्ट में पूछ सकता है आर्मेचर कितनी शक्ति निकालेगा, तो शक्ति बराबर होता है ई इंटू ए, ई क्या होगा, जो जनरेट की है, और आई क्या होगी, जो आर्मेचर धारा होगी, खत्म, ठीक। हाँ, अब अगर ये एक्साइटेशन का पूछेगा वोल्टेज, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, तो यही लिखा है बेटा आई, ठीक, बहुत आसान है। 2 बार अगर वीडियो देखोगे तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, हाँ, समझ गए? अब बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, 2 पॉइंट लिखूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी में पूछ सकता है। पहला क्या लिखूंगा, ईएफ का मान हमेशा ईजी से छोटा होगा, तो पहला मान क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। उत्तेजना वोल्टेज, उत्तेजना वोल्टता, यानी कि वीएफ सदैव उत्पादित ईएमएफ, उत्पादित विद्युत वाहक बल, यानी कि ईजी से क्या होता है बेटा, से हमेशा छोटा होता है, से हमेशा छोटा होता है। छोटे का मतलब कम होता है, छोटा होता है। ये पहला पॉइंट है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे बेटा, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना कि उत्तेजना वोल्टा उत्पादित वोल्टा से हमेशा कम होता है, ठीक है, बहुत सही। अब मुझे बताओ, क्या आर्मेचर का ड्रॉप, क्या आर्मेचर का ड्रॉप यानी कि इसका ड्रॉप फील्ड धारा से निर्भर कर रहा है क्या? जल्दी से देख के बताओ, क्या आर्मेचर से जो भी ड्रॉप होगा, यानी कि आर्मेचर ड्रॉप का मतलब आईए इंटू आरए, वो इस फील्ड धारा पर निर्भर करेगा क्या? सोच के बताओ। तो बिल्कुल सही सोचा बेटा, आर्मेचर और फील्ड धारा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आर्मेचर का ड्रॉप फील्ड धारा पर निर्भर नहीं करता। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के जनित्र में, यानी कि पृथक उत्तेजित जनित्र में जो आपका जो आर्मेचर का ड्रॉप होता है ना बेटा, आर्मेचर ड्रॉप क्या होता है, आर्मेचर ड्रॉप मैं बताता हूं बेटा, आईए इंटू आर ए, वह किस पर निर्भर नहीं करता, वह फील्ड फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता, वह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, वह फील्ड फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता, वह निर्भर, इट नेवर डिपेंड्स ऑन फील्ड रेजिस्ट, फील्ड फ्लक्स, क्यों? क्योंकि वो तो अलग से है, फील्ड फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अलग से उत्तेजित है, पृथक उत्तेजित है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब बेटा कुछ इसके महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, जिसको अलग से वीडियो में हम पढ़ते हैं। आशा करता हूं मैं हर चीज को बताने में कामयाब रहा हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।